देकर महाराष्ट्र में प्रसिद्धि पाने के निचले दर्जे की हरकत है, जिसे कभी माफ नहीं करेंगे। तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने साईं बाबा को भगवान मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि साईं महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत आहेत, हिंदूंचे आराध्य दैवत आहेत, म्हणजे देशभरातली भक्तगण साईबाबांचे आहेत। तर बागेश्वर महाराज आज 26 वर्षाचा एक तरुण आहे। बागेश्वर धामबद्दल आम्हाला काहीच बोलायचं नाहीये, पण तुम्हाला कोणी एवढा दिलेला आहे की तुम्ही साईबाबांबद्दल बोलू शकता? आमची अस्मिता, आमच्याकडे मुलगा किंवा शपथ घेतो तेव्हा बोलतो आई बाबा आणि साईबाबा शपथ। तर तुम्ही आमच्या अस्मितेशी शिकवू नका आम्हाला। साईबाबा, आम्ही साईबाबांना मानतो, ते आमचे देव आहेत। साईबाबा स्वतः कधीच म्हटले नाहीत की मी देव आहे म्हणून, त्यांनी फकीर म्हणून भूमिका घेतलेली आहे। पण साईबाबा स्वतःला कधीच त्यांनी देव म्हणून घेतले नाही, पण आमच्या मनामधले, आमच्या अस्मितेचे देव आहे हे साईबाबा आमचे देव आहेत। मुंबईतनं, महाराष्ट्रातनं तुम्ही बघताय की कशा पालख्या निघतात, साईबाबांच्याकडे चालत चालत मुंबईतनं मुलं जात आहेत, पण तुम्हाला आमच्या भावनेशी खेळण्याचा काही अधिकार नाहीये। बागेश्वर जे धीरेंद्र शास्त्री आहेत त्यांनी तमाम साई भक्तांची माफी मागावी एवढीच आमची विनंती आहे। आणि जर म्हणजे अशा पद्धतीने जर कोणीही येऊन महाराष्ट्रामध्ये येऊन त्यांनी यापूर्वीही तुकाराम महाराजांचा अपमान केला होता आणि आता ते साईबाबांबद्दल बोलतायत, असं आम्ही कदापि सहन करणार नाही। तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री माफी मांगे साईं बाबा वाले बयान पर। आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि वो साईं को भगवान नहीं मानते। उन्होंने कहा कि साईं संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, लेकिन वो भगवान नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कुछ लोग मेरे इस बयान को कंट्रोवर्सी में लेंगे, लेकिन शेर के खाल में गीदड़ शेर नहीं होता। आपको बता दें कि उन्होंने साईं को भगवान मानने से इनकार कर दिया, जिसका विरोध अब महाराष्ट्र में हो रहा है। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ बांद्रा में केस दर्ज कराया है। आपको बता दें कि साईं को लेकर लगातार जो है वो कंट्रोवर्सी होती रहती है। हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों की तरफ से, जो शंकराचार्य हैं, उनकी तरफ से भी साईं को भगवान मानने से इनकार किया गया था। उन्होंने कहा था कि साईं जो हैं वो मुस्लिम समुदाय से हैं और उनका मंदिर बनाना और सनातनी पूजा पद्धति के हिसाब से उनकी पूजा करना गलत है। और अब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी उसी बात को दोहराया है। उन्होंने कहा है कि हमारे शंकराचार्य ने भी साईं को भगवान नहीं माना था। वहीं बिजली विभाग की लापरवाही का खामियाजा किसान भुगत रहे हैं। बिजली के जर्जर तार टूटकर गिर रहे हैं और किसानों की मेहनत को एक तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। आपको बता दें कि ताजा मामला बछरावा थाना क्षेत्र के त्योरियाहार गांव का है, जहां बिजली किसान शॉर्ट सर्किट से परेशान है। 15 बीघे गेहूं की फसल बिजली का तार गिरने से जलकर राख हो गई। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना भी दी। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन 15 बीघा से अधिक फसल जलकर राख हो चुकी है। खेतों में आग लगने की सूचना पर पहुंचे राजस्व कर्मियों ने नुकसान का आकलन करके मुआवजे की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आपको बता दें कि किसान हर वक्त परेशानियों से जूझता है। अभी हाल ही में हुई बारिश की वजह से फसलों को काफी नुकसान हुआ था, लेकिन अब जब 6 महीने की मेहनत के बाद किसान अपनी फसल काटता, उसके पहले अब बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से किसानों को अपनी पूरे 6 महीने की मेहनत से हाथ धोना पड़ रहा है। जगह जगह बिजली के तार टूटने की वजह से फसलों में आग लगने की खबरें सामने आ रही हैं और अब एक बार फिर 15 बीघे गेहूं की फसल जो है वो जलकर राख हो गई है। वो भी सिर्फ इसलिए कि बिजली विभाग की तरफ से तारों का मरम्मत नहीं किया गया था। हालांकि फसलों का समय आने से पहले ही बार बार ये परेशानियां सामने आती हैं। लोगों से अपील की जाती है कि
बिजली विभाग जो है वो मरम्मत करे तारों का, लेकिन इसका खामियाजा बिजली विभाग की लापरवाही का किसानों को भुगतना पड़ता है। एक तरफ मौसम की मार और दूसरी तरफ प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही का भी खामियाजा भुगतने को पड़ता है। अरे शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। लगभग कितने बीघे जमीन गई होगी? लगभग 17-18 बीघा जमीन जल गया। कितने लोग हैं इसमें? अरे इसमें करीब 7-8 लोगों की जमीन जल गया। कुछ कसरामा क्या की चाहते हैं जमीन। भैया? अरे मुआवजा चाहिए तो मिल जाता तो अच्छी बात है, लेकिन अब सरकार के हाथ अब देखो क्या होता है। अरे शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। लगभग कितने बीघे जमीन गई होगी? लगभग 17-18 बीघा जमीन जल गया। कितने लोग हैं इसमें? अरे इसमें करीब 7-8 लोगों की जमीन जल गया। कुछ कसरामा की क्या चाहते हैं भैया? अरे मुआवजा चाहिए तो मिल जाता तो अच्छी बात है, लेकिन अब लाइट की वजह से। क्या चाहते हैं? सर मुआवजा मिल जाता ज़्यादा सही रहता। क्या करते हैं आपके, क्या काम होता है, क्या कैसे? और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायबरेली से हमारे संवाददाता ओम शंकर शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम शंकर, 15 बीघे फसल जो है वो बिजली विभाग की लापरवाही से जलकर राख हो गई है, क्या कुछ खबर है? ये बात करी जाए बिजली विभाग की तो निश्चित ही गर्मी पड़ने के साथ ही जो है वो किसानों पर जो है मार पड़ना शुरू हो गया। बताते चले से गर्मी में और तार किसानों में शॉर्ट सर्किट हो रहा है और उससे जो है किसानों की फसलों को बड़ा नुकसान हो रहा है। यही बछावा के क्षेत्र में एक तुरियापुर गाँव है, वहाँ पर जो है हुआ और उसके बाद जो है पुराने तारों को न बदलने की वजह से जो है वो तार टूट कर गिर गया, जिससे जो है गेहूं की पकी फसल में आग लग गई और 15 बीघे से अधिक गेहूं जो है जलकर राख हो गया है। जी ओम शंकर, लापरवाह जी बिजली विभाग की जो है वो किसानों को उठाना पड़ रहा है और उनकी जो है मेहनत करके पैदा करी हुई फसल जो पककर तैयार हो गई, अब काटने का समय आ चुका है, वो जलकर बर्बाद हो रही। तो ये जो है एक बहुत चिंता का विषय है और इसमें बात करी जाए तो सीधी बिजली विभाग अगर जो है तारों को खा दिया जाता या पुराने तारों को बदलवा दिया जाता तो इस तरह के जो है वो दिक्कतें। जी ओम शंकर, हर साल यही समस्या जो है, किसान इसी समस्या से जूझते हैं, बिजली के तारों की वजह से फसलों में आग लगती है, लेकिन हर साल चीज़ें वही देखने को मिलती है। क्या प्रशासनिक अधिकारी जो उच्च पद पर बैठे हैं वो भी इन समस्याओं को नज़रअंदाज कर रहे हैं? अगर ऐसा नहीं होता तो सबसे पहले बिजली विभाग की तरफ से जब फसलों की कटाई का समय आता है उस समय चीज़ों को ध्यान में रखकर जो है मरम्मत कराई जाए बिजली विभाग की तरफ से तारों का, लेकिन क्योंकि ये व्यक्तिगत नुकसान होता है एक तरीके से किसानों का, क्योंकि सरकार एक मुआवजे की राशि देकर खुद से छुटकारा पा लेती है और किसान जो है वो अपने पूरे 6 महीने की मेहनत बर्बाद होते देखते हैं और उनके पास सिर्फ एक छोटे से मुआवजे के अलावा और कुछ हाथ नहीं लगता। जी अगर बात करी जाए रायबरेली जनपद की तो बीते 10 दिनों में लगभग जो है अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो 6 से 7 जगह आग की सूचना आई और हर आग लगने का कारण जो है है। तो निश्चित है बिजली विभाग की लापरवाही सामने आ रही है, जिस किसानों को भुगतना पड़ रहा है और अन्नदाता के सामने जो है वो भूख मरने का भी संकट आ गया, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी आय का साधन सिर्फ खेती ही है जी। और उनकी जो है खेती जिस तरह से फसल बर्बाद हो रही है तो उनके सामने भूखों मैंने राजस्व की टीमें मम्मी कब्जे का ऐलान करती है, वही ऊँट के मुंह में जीरा वाली कहानी सामने है। जी ओम शंकर, कितने बीघे का फसल जलकर बर्बाद हुई है और कितने किसानों को नुकसान हुआ है इस आगजनी से? ये तो बात करी जाए तो बीघे के आसपास फसल राख हुई है, कम से कम 5-6 किसान हैं और उनकी पूरी फसल जलकर राख हो गई। कुछ किसानों के पास 1 या 2 बीघे ही खेत था जिसमें वो अपने पूरे साल का जो है वो अन्न पैदा करते थे, लेकिन आग लगने की वजह से उनके जो है पूरी के साथ ही साल की फसल बर्बाद हुई है, उनके सामने भूखे मरने की भी नौबत आ गई है। जी ओम शंकर, जिन किसानों को नुकसान हुआ है आगजनी की वजह से, जिनकी फसलें बर्बाद हुई हैं, उन किसानों का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ मांगे हैं उनकी प्रशासन से, सरकार से? उनकी मांगे हैं कि हमारा जो है वो जो नुकसान हुआ है कम से कम जो है उसके मुआवजे का भुगतान किया जाए। लापरवाही जो है ये हो रहा है तो उनके खिलाफ भी एक तरह से कार्रवाई की मांग उठ रही है, क्योंकि अगर समय से बिजली विभाग जाग जाता और उन लाइनों को
उसका दूसरीकरण देता तो आगे किसानों को ना भुगतना पड़ता। जी ओम शंकर, बिजली विभाग के अधिकारियों के ऊपर भी क्या कुछ कार्रवाई की गई है जिले के डीएम की तरफ से, क्योंकि ये जिम्मेदारी जो है कहीं ना कहीं बिजली विभाग की ही बनती है कि जब भी फसलों का मौसम हो तो वो इन तरीके की लापरवाहियों को ध्यान में रखे। बिल्कुल, जैसे अभी बिजली विभाग की लापरवाही आ रही है, अभी तो गर्मी की शुरुआत है और अभी गर्मी बहुत ज्यादा पड़ी है, तो निश्चित किसान भी इस में लग गया है कि जल्द से जल्द जो है वो गेहूं की फसल काट के घर ले जाया है, क्योंकि एक तरफ जहाँ मौसम की मार पड़ रही है, बिजली किसान सर्किट से जो है लगातार वो फसलों को नुकसान हो रहा है, अन्नदाता दोहरी मार झेल रहा है। ओम शंकर, राजस्व विभाग की टीम की तरफ से किस तरीके का सर्वे किया गया है या फिर राहत देने की बात कही गई है? हाँ, जिला तहसीलदार के नेतृत्व में लेखपालों की टीम गई हुई थी और वो उनके जो है जितनी फसल है उस नुकसान का करके उनका मदद किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी घटना हो ही क्यों। जी बिल्कुल ओम शंकर शुक्ला, आपका सवाल वाजिब है कि ऐसी घटनाएं होने से पहले ही प्रशासन सतर्क क्यों नहीं रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद ओम शंकर शुक्ला इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो फसलों का समय है और ऐसे में बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से किसानों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। वहीं साईं बाबा के ऊपर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा किए गए विवादित बयान को लेकर महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के सर चिटनिस नयन कदम ने कांदिवली समता नगर ठाकुर विलेज में स्थित साईं मंदिर पर साईं बाबा की आरती करके धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया है। उन्होंने ये भी बताया कि अगर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री माफी नहीं मांगते तो आने वाले समय में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अपने पुराने वाले मोड़ पर नजर आएगी। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री महाराष्ट्र के संतों के खिलाफ विवादित बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस तरीके के विवादित बयान देकर महाराष्ट्र में प्रसिद्धि पाने के निचले दर्जे की हरकत है, जिसे हम कभी माफ नहीं करेंगे। वैसे साईं मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन इस बार साईं की आरती जो वो है विशेष रूप से की जा रही है। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना की तरफ से धीरेन्द्र शास्त्री के बयान का विरोध करते हुए नव निर्माण सेना के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो साईं मंदिर में साईं आरती करके पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि वो साईं को भगवान नहीं मानते, साईं संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, लेकिन वो भगवान नहीं हो सकते। उन्होंने अपने बयान में शंकराचार्य की बातों को भी जोड़ा। उन्होंने कहा कि हमारे शंकराचार्य साईं को भगवान नहीं मानते और सनातन के सबसे प्रमुख मुखिया जो हैं वो शंकराचार्य हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने साईं का जिक्र करते हुए कहा कि शेर की खाल में गीदड़ नहीं हो सकता। हालांकि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यह भी कहा कि उनके इस बयान से कंट्रोवर्सी हो सकती है और अब फिर एक बार विवादों का सिलसिला जो है महाराष्ट्र में शुरू हो चुका है। और उसकी वजह पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान, जिसमें उन्होंने ये कहा कि वो साईं को भगवान नहीं मानते। उन्होंने कहा साईं संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं हो सकते। उन्होंने शंकराचार्य के बयान का भी अपने बयान में जिक्र किया। वहीं बिजली विभाग की लापरवाही का खामियाजा किसान भुगत रहे हैं। वहीं बिजली के जर्जर तार टूट कर गिर चुके हैं और किसान जो है काफी परेशान है। इसकी वजह से काफी आगजनी का सामना भी करना पड़ रहा है। इस पर भी बात करते हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। आगरा की छावनी विधानसभा सीट में विधायक और
दरोगा के बीच में जमकर हॉट टॉक देखने को मिले। विधायक ने अपने साथ अभद्रता करने का आरोप दारोगा पर लगाया है। वहीं दारोगा ने विधायक पर गलत काम करने का दबाव भी बनाया है। बताया जा रहा है कि विधायक एस धर्मेश एक केस में एक पक्ष की पैरवी करने गए थे। वहीं इस मामले में शिकायत मिलने के बाद पुलिस कमिश्नर ने दारोगा को लाइन हाजिर कर दिया। उनकी ऊंची आवाज में बात सुन ली और किस तरह बात कर रहे हैं मुझसे। बोला, बताओ क्या बोलो। क्या बोले हम आपको? नहीं बोलिए ना, आप क्या बोला? मुझे कराना है, करा तो जाओ। हमने आपको आते हुए देखा ही नहीं। जिसने आपने देखा ना मेरे घर में जाके बताया ना आपको। मैं एक बयान लिख रहा हूँ। इस तरह ऊंची आवाज में जो करना कर लो। क्या बोल रहे हो तुम? आप दबाव जो मैं तुमसे बात नहीं करता था। मैंने और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आगरा से ब्यूरो चीफ अजय यादव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय यादव, विधायक और दारोगा के बीच हॉट टॉक देखने को मिली है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, ये मामला थाना सदर का है, जहां छावनी से विधायक जीएस दर्मित है, वह किसी मामले को जब थाने पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां इंस्पेक्टर नहीं होते हैं, तो विधायक जी अपने गनर को भेज के पूछवाते हैं, तो लेकिन दरोगा जी बाहर नहीं आते हैं। फिर विधायक जी अंदर पहुंचते हैं तो दरोगा जी कुर्सी पर बैठे रहते हैं और विधायक जी को तो एकदम गुस्सा आ जाता है किसी बात को लेकर। वहीं दरोगा जी को लेकर और विधायक जी को लेकर आपस में हॉट टॉक होती है, और हॉट टॉक इतनी होती है कि इसका वीडियो कोई बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर देता है। उसके बाद ये पुलिस की कार्रवाई से हाजिर हो जाता है दरोगा जी। अजय यादव, किसकी गलती इसमें निकलकर सामने आ रही है? क्या इस मामले में जांच भी बिठाई गई है उच्च अधिकारियों की तरफ से? देखिए, इस मामले में लाइन हाजिर करने के बाद अधिकारियों ने विभागीय जांच के तो आदेश दे दिए हैं। साथ ही अगर वीडियो जो वायरल हो रहा है उसको देखा जाए तो विधायक जो दिया धर्मेश पूर्व राज्य मंत्री भी है जी। हाँ, तो एक उनका प्रोटोकॉल भी है कि कोई भी अगर विधायक या कहीं जाता है तो एक दरोगा स्तर के हैं, वो भी तो उनको सम्मान के लिए कुर्सी देना या खड़े होना, लेकिन इस तरह का वो देखने को वीडियो में नहीं मिल रहा है। वो ये कहते हैं कि मैंने आपको देखा नहीं है, लेकिन इसी बात को लेकर विधायक जी को गुस्सा आता है और किसी बात को लेकर दरोगा जी बोलते हैं कि ये कोई मनवाने का तरीका नहीं है, मैं पैर नहीं छूंगा। तो किसी बात को लेकर दरोगा में और विधायक जी में पहले से कुछ कसम रही हो इस बात को लेकर, लेकिन जब वीडियो सामने आता है तो इसकी विभागीय जांच अधिकारी कर रहे हैं जी। अजय यादव, दारोगा की तरफ से भी आरोप लगाया गया है कि विधायक जो है उनसे गलत काम करने के लिए दबाव डाल रहे थे। इस बात में कितनी सच्चाई नजर आ रही है, या क्या कुछ कहना है विधायक पक्ष के लोगों का? देखिए, दरोगा का जो पक्ष सामने आया है कि वीडियो में लग रहा है कि विधायक जी कह रहे हैं कि मैं आपके मतलब पैर नहीं छूऊंगा, इस तरह से बात कर रहे हैं, या दबाव में मैं काम नहीं करूंगा। तो कहीं ना कहीं इस चीजों को लेकर निकल के सामने आ रहा है, किसी बात विवाद हुआ हो या कोई कार्यकर्ता को लेकर विधायक जी गए हो तो न सुनी जा रही हो, तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है पूर्व में कोई बात विवाद हुई हो, जिसको लेकर दरोगा और विधायक जी में आपस में हॉट टॉक होती है। अजय यादव, अक्सर देखने को मिलता है कि पुलिस और नेताओं के बीच झड़प देखने को मिलती है। क्या वजह रहती है कि पुलिस और नेता जो है अक्सर आमने सामने आते हैं? क्या जो स्थानीय लेवल पर प्रेशर बनाया जाता है पुलिस वालों की, उसकी वजह से ये झड़प देखने को मिलती है, या फिर पुलिस के कामकाज के रवैये की वजह से भी कभी व्यक्तिगत दुश्मनी जो है वो प्रोफेशनल बन जाती है? देखिए, कभी कभी देखने को मिलता है कि पुलिस बड़े दबाव में होती है, लेकिन प्रेशर में कोई कार्य नहीं करते करते उच्च अधिकारी के मामले संज्ञान नहीं हो पाता उच्च अधिकारियों, और स्थानीय स्तर पर कहीं ना कहीं इतना विवाद बढ़ जाता है आपस में, राजनेता हो या नेता हो और पुलिस के बीच, तो कहीं ना कहीं वो फिर विवाद का कारण बन जाता है। जब मामला उच्च अधिकारियों के मामले संज्ञान में आता है तो फिर कार्रवाई, इस तरह की कार्रवाई देखने को मिलती है जी। अजय यादव, आपको नहीं लगता कि पुलिस, यूपी पुलिस का जो मनमाना रवैया है अब देखने को मिलता है, जब ये जनप्रतिनिधि एक चुने हुए विधायक के साथ इस तरीके से बात करते हुए नजर आ रहे हैं, तो आम जनता के साथ इनका रवैया क्या होगा? नहीं, बिल्कुल, ये तो बात साफ जाहिर है। जब इस तरह के अगर वीडियो अगर सामने आ रहे हैं, पुलिस का बर्ताव जनप्रतिनिधि के साथ अगर ऐसा बर्ताव है तो आम जनता के साथ फिर क्या व्यवहार करती होगी पुलिस?
तो ये एक बड़ा सवाल है। इस सरकार में कहें, भाजपा सरकार में कहें, तो इस तरह के कार्य पुलिस के अनुसार देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक नहीं, कल भी एक विधायक के बेटे ने एक ब्लॉक कर्मचारी को भी फोन पर गंदी गंदी भद्दी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। हालांकि उस मामले में भी थाना स्तर से उसमें FIR हो गई है। तो कहीं ना कहीं सत्ता पर भी पुलिस प्रशासन को दबाव में लेने की कोशिश करता है। इस तरह के मामले भी सामने आते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद अजय इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो दरोगा और विधायक के बीच हॉट टॉक जो है अब वीडियो वायरल हो रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। सपा जहां कांशीराम के जरिए दलित वोटों को साधने की कोशिश कर रही है, वहीं बीजेपी निकाय चुनाव में अपनी जीत दर्ज करने और जनता को अपने पक्ष में करने के लिए अपने नेताओं को काम पर लगाना शुरू कर दिया है। निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने मास्टर प्लान बनाया है और यूपी के दोनों डिप्टी CM को काम पर लगा दिया है। 25 जिलों की जिम्मेदारी जो है वो डिप्टी CM जो है उत्तर प्रदेश के दोनों उन्हें दी गई है। वहीं मंत्री AK शर्मा को आगरा नगर निगम का प्रभारी बनाया गया है निकाय चुनाव के लिए, जबकि शाहजहांपुर की जिम्मेदारी नरेंद्र कश्यप को दी गई है। तो उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की हवा चल रही है, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं अपने अपने हिसाब से तैयारी कर रही हैं। हर कोई जनता को लुभाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी बसपा के कोर वोट में सेंधमारी की कोशिश कर रही है, कांशीराम को अपनाने की कोशिश कर रही है स्वामी प्रसाद मौर्य के जरिए, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी निकाय चुनाव में हर कदम पर जीत हासिल करने के लिए अपने नेताओं को काम पर लगा चुकी है। डिप्टी CM उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी CM को बीजेपी की तरफ से 25-25 जिलों की जिम्मेदारी निकाय चुनाव की दी गई है। वहीं SK शर्मा को आगरा की जिम्मेदारी दी गई है। जी, तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता शमशाद आलम फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शमशाद, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तैयारियां जो है सभी राजनीतिक दलों की तरफ से शुरू कर दी गई हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी दलितों को अपने पक्ष में लाने के लिए कांशीराम को आगे बढ़ा रही है, मुलायम और कांशीराम का नारा दे रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपने नेताओं को काम पर लगा रही है, जबकि BSP की तरफ से भी जिला लेवल के अध्यक्षों के साथ मीटिंग की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर निकाय चुनाव की तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं, भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और यही वजह है जो प्रभारियों को बदला गया और साथ ही साथ 25-25 जिलों को डिप्टी CM दिया गया है, ताकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो निकाय चुनाव है उसको सही संपन्न कर सके और भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर एक बार फिर से निकाय चुनाव में अपना परचम लहराए। जी शमशाद, इस बार के निकाय चुनाव में खास बात यह है कि बीजेपी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि इस बार निकाय चुनाव में मुस्लिम कैंडिडेट्स को भी बीजेपी उतारेगी और ये बात अल्पसंख्यक मोर्चा के राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने भी कही है एक टीवी डिबेट में कि इस बार जो है मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम जो वोटर्स हैं उन्हें भी साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। तो कितनी कामयाब बीजेपी इसमें होती नजर आएगी, क्योंकि 800 वार्डों में मुस्लिम वोटर्स का जो है वो प्रभाव ज्यादा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अल्पसंख्यक मामले के मंत्री हैं दानिश आजाद, उन्होंने ये डिबेट में कहा था कि जो है इस बार मुस्लिम प्रत्याशियों को भी टिकट दिया जाएगा। साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस बार जो बहुसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनको भी लेकर साथ में चलना चाह रही है और यही वजह है जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ये कह रहे हैं कि इस बार निकाय चुनाव में टिकट कहीं ना कहीं मुस्लिमों को भी दिया जाएगा। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक अपने प्लेटफॉर्म पर चलती है और उनका सबसे बड़ा लक्ष्य ये होता है कि किसी भी तरह से चुनाव को जीतना और उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक है और जहां तक ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी और निकाय चुनाव में उनका परचम लहराएगा। जी शमशाद, प्रधानमंत्री मोदी भी पसमानदा मुसलमानों की तारीफ करते नजर आते हैं और उत्तर प्रदेश में पसमानदा बुद्धिजीवी सम्मेलन भी कराया गया।
तो निकाय चुनाव में इन सारी चीजों का कितना फायदा बीजेपी को मिलता नजर आ सकता है, क्योंकि बार बार जो आजमगढ़ में जीत मिली है उपचुनाव में बीजेपी को, कहीं ना कहीं बीजेपी जो है मुस्लिम वोटर्स को साधने में कामयाब रही है। तो आने वाले निकाय चुनाव में इसका कितना फायदा मिलता नजर आ सकता है? लगातार मुस्लिमों के लिए काम किया जा रहा है, जिससे भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर जो मुस्लिम है, जो संख्यक है, जो साधने का प्रयास करेंगे। इस तौर पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हो, कोई चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी में जो है वो लगातार काम कर रहा, चाहे हो या। ठीक है शमशाद, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर जानकारी देने के लिए। नजर बनाए रखिएगा निकाय चुनाव पर, क्योंकि बेहद दिलचस्प होने वाला है मुकाबला समाजवादी पार्टी, बीजेपी और बीएसपी के बीच। तो एक बार फिर निकाय चुनाव को लेकर एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी जगह जगह पर जनसंवाद कर रही है, कांसीराम योजना को लेकर बातचीत कर रही है, वहीं नगर निगम चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जो है अपनी तैयारियां जोरों शोरों से कर रही हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी दलितों को साधने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी अपनी कमर कस ली है। अपने जो बड़े बड़े नेता हैं उन्हें जिम्मेदारी निकाय चुनाव की दे दी गई है, डिप्टी सीएम को काम पर लगा दिया गया है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि निकाय चुनाव में जनता का दिल कौन जीतता है, वो परिणाम बताएंगे चुनाव के। और चुनाव में होने वाली जो रस्साकस्सी देखने को मिलेगी समाजवादी पार्टी, बसपा और बीजेपी के बीच, वो भी आने वाले समय में देखने लायक मुद्दा होगा। मेरे साथ ब्यूरो रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।